नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी कहें या फिर एनवायरनमेंट कहें, उसका टॉपिक अपना चल रहा था। 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा और आज से अपना जो क्लास है वो रेगुलर रहेगा। तो अपना जो टॉपिक है, हालांकि जो यूनिट 3 अपने स्टार्ट कर रखा है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स नए भी हैं तो उनको अपन बता दें। अपने स्टार्ट कर रखा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का बायोलॉजी का जो यूनिट 3 वाला पोर्शन है, पीजी वाला लेवल का, उसमें अपने टेक्निक्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं अभी। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एनवायरनमेंट का टॉपिक। एनवायरनमेंट में भी चल रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में अपन 2 जो पेज हैं वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो एक्ट हैं, एनवायरमेंटल के जो एक्ट हैं वो कब लागू हुए, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, तो वो सभी जो वीडियो हैं, जो टॉपिक्स है वो 20 नंबर वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो था, वन्य जीव संरक्षण जो था, वो पहले राज्य के अधिकार में था कि अपना अपना राज्य है वो उसको अपने हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ, 42वां संशोधन जो हुआ था, उसके तहत ये किया गया कि इसे राज्य सूची से हटाकर इस सब्जेक्ट को किस में रखा जाए, समवर्ती सूची में रखा जाए, ताकि ये जो मामला है, प्रोटेक्शन का मामला है, वो स्टेट और सेंटर दोनों के कंबाइन से डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें कोई भी डिसीजन है वो राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अधीन लिया जाता हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये 1986 में, 19 नवंबर 1986। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो चुका है आरपीएससी में। भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये सभी। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कब गठित हुआ, तो 5 फरवरी 2003, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड कब हुआ, तो 2010 में हुआ। देखो ये टर्म अलग अलग हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड और एक है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। तो यहाँ पर ये 14 सितंबर 2010 को जो है वो लागू किया गया था। ये टर्म पूछे जाते हैं हमेशा। 2015 में राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण हेतु जिला व प्रत्येक जिले को एक विशेष जो जीव है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका शुभंकर जो उसका नाम है वो रखा गया था। तो यहाँ पर देखो 2015 में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु जिला वन्य जीव पक्षी घोषित किया गया था। जैसे मान लो गंगानगर है, चिंकारा, बीकानेर है, बटवड़ मतलब रेत का तितर, जैसलमेर है, गोडावण, बाड़मेर है, मरूलोमड़ी, जयपुर है, चीतल, सीकर है, शाहीन, झुंझुनू है, काला तितर, चूरू है, कृष्ण मर्ग, हनुमानगढ़, छोटा किलकिल। इस प्रकार से सभी हैं जो आपकी बुक में पहले से अवेलेबल हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आता है कभी तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना, इसको रिविजन कर लेना एक बार। ये अभी क्वेश्चन किस में आया था, शायद जीके में आया था। इसमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आया था, हाँ ये आया था। इसमें क्वेश्चन जो आया था वो आया था प्रतापगढ़ वाला, उड़न गिलहरी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अपन कहेंगे प्रतापगढ़ के लिए वन्य जीव का नाम है वो रखा गया प्रतापगढ़ के लिए उड़न गिलहरी, जो सीता माता अभ्यारण्य है उसमें पाई जाती है। यहाँ के कुछ विशेष टर्म्स हैं जो अपन देख लेते हैं। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास, इनमें से देखेंगे जंतुआलय मतलब जू जो है वो कितने हैं, 5 हैं। आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो कितने हैं, 33 हैं। संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 14 हैं। बायोलॉजिकल पार्क है वो 5 है। और मृग वन है वो कितने हैं, मृग वन वो 7 हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में भी, 27 हैं। नेशनल पार्क कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट है वो कितने हैं, 4 हैं। रामसर साइट अभी तक 2 है, बाद में हो सकते हो 36 के लिए प्रस्तावित है, लेकिन 2 है अभी फिलहाल, ठीक है ना। एक तो केवलादेव में है और एक अपने सांबर झील में है, ठीक है। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। ये कुछ विशेष टर्म से कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कितनी संख्या में क्या क्या है ये चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्क ये तो एरिया है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका
एरिया कितना है 282 किलोमीटर है। सरिस्का नेशनल पार्क है उसका 273.8 किलोमीटर है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है उसका कितना 28.73, सबसे छोटा वाला है। और रेगिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है राजस्थान वाला, तो कि सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है राजस्थान का वो कौन सा है, तो रेगिस्तान वाला है। रेगिस्तान डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे अपन कह सकते हैं। और ये बाड़मेर और जैसलमेर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 3162 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। किसमें? जैसलमेर और बाड़मेर में। मुकुंदरा हिल्स जो है वर्तमान में जो बना है नेशनल पार्क वो कौन सा है, 200.54 किलोमीटर में फैला हुआ है नेशनल पार्क हिल्स जो है अपना कोटा के अंदर, उसमें। आगे अपन देखेंगे भारत में 106 नेशनल पार्क है। इंडिया में कितने टोटल? 106, जो 42,402.95 किलोमीटर एरिया में कवर करते हैं तथा भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.35% भाग है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो जून 2021 को बनी है। ये चौथी थी, अभी पांचवी भी बन चुकी है। इसको शायद पांचवी आई है या नहीं है, इसमें आई तो है पांचवी अभी। किसको रखा गया है? बूंदी वाले को, इसमें कुछ है शायद, है ना, वो देख लेना आप लोग करंट की जो है। डॉक्टर कैलाश सांखला का मैं बता चुका हूँ आपको, जिसे टाइगर मैन कहा जाता है। इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था, अपने जोधपुर के हैं। इनके बारे में लास्ट पेज के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया जोधपुर के थे। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसे देश में बाघों का घर कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, देश में बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो रणथंभौर को कहा जाता है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, जो मैं बता चुका हूँ। दलदली क्षेत्र है जिसका कंजर्वेशन किया गया है। तो यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है एक, और एक सांबर झील जयपुर है। दोनों को क्या है, रामसर साइट का दर्जा है वो दिया गया है और उसे कंजर्वेशन किया गया है। अभी हालांकि 36 के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पे अपन देखेंगे भारत में 18 बायो जियोग्राफी रिजर्व एरिया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं, बार बार आते हैं। 75 रामसर साइट है इंडिया में। 2020 के डाटा के अनुसार कुल 981 प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें से 106 नेशनल पार्क है, 566 वाइल्ड सेंचुरीज है और 97 कंजर्वेशन रिजर्व है और 214 कम्युनिटी रिजर्व है। इसके अलावा 51 टाइगर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 32 एलिफेंट रिजर्व है। ये सभी डाटा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपकी जब एग्जाम हो तो उस टाइम पे भी नेट पे इन चीज़ों को सर्च करके जाना, क्या पता कोई एक संख्या बढ़ जाए। 2020 में भारत सरकार ने लक्षद्वीप में दुनिया का पहला समुद्रीय ककड़ी रिजर्व बनाया था, सी कुकुम्बर रिजर्व बनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2020 में भारत द्वारा लक्षद्वीप में दुनिया का पहला समुद्री ककड़ी रिजर्व बनाया था, तो इसे सी कुकुम्बर रिजर्व के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर के मोहम्मद कोया। सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व नाम इसका रखा गया है। सबसे बड़ा मेराइन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कौन सा है, तो आप कहोगे अटेकोया थेंगल मेराइन रिजर्व। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। प्रथम मेराइन बर्ड का प्रोटेक्टेड एरिया PM सैयद मेराइन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। प्रथम मेराइन बर्ड का प्रोटेक्टेड एरिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती है एग्जाम में आपसे पूछी जाए। गिर फॉरेस्ट गुजरात में एशियाटिक लॉयन के लिए पॉपुलेशन, जीवित पॉपुलेशन पाई जाती है एशियाटिक लॉयंस के। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है गिर फॉरेस्ट का, तो जो गुजरात में है। 1960 तक यहाँ 180 एशियाटिक लॉयन थे, लेकिन अब 2018 तक इनकी संख्या है 600 हो गई। पहले कितने थे ये? 1960 में 180 थे, अभी इसकी संख्या बढ़ी है और 600 तक पहुँच गई है। अभी बर्ड की कुछ प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे पिंक हेड डक और हिमालयन क्विल और लार्ज बिल्ड रील वारबेर, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पीसीज है बर्ड की जो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। का केवल एक स्पेसिमेन रैमपुर हिमाचल प्रदेश के पास में रीडिस्कवर्ड किया गया कि इनका एक सैंपल जो है इसका, ठीक है ना, लार्ज बिल्ड का एक सैंपल जो है वो वापस से रिकवर हुआ है, मतलब मिला है। एशियाटिक चीता भारत में 1950 में एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए थे। अंतिम बार 1940 के अंदर मध्य प्रदेश के रीवा में देखा गया था। एशियाटिक जो चीता है वो चीता भी विलुप्त हो चुके हैं। 1940 में इसे लास्ट बार देखा गया था मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। यहाँ पे अपन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो वो अपन देखेंगे कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना चाहते हैं अपन, ये मान लो कंजर्वेशन 2 प्रकार का हो सकता है, जो अपन लास्ट वीडियो में बात कर भी चुके हैं। जैसे मान लो एक कंजर्वेशन है कि कोई एक जंगल है,
वहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ रह रही है, हो सकता है प्लांट की स्पीसीज हो सकता है एनिमल्स हो वहाँ पर, और आपने क्या कर दिया, उसके चारों तरफ तारबंदी कर दी, बाउंड्री बना दी, तो वो क्या है, उसकी नेचुरल स्थान के ऊपर अगर उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, कि उसकी प्रकृति जहाँ वो नेचर में पाया जाता है उसे को चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाए। एक है कि वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन है कि वहाँ नेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अपन एक जू बना दे, एक बोटनिकल गार्डन बना दे आर्टिफिशियली, और वहाँ पर वो सभी कंडीशन क्रिएट कर दे और उनको कंजर्वेशन जंगल में से उठाकर वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो आर्टिफिशियली है, मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन है। कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दिया जाता है आपको और वो पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एक्स सिटू का है। कई बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इन सिटू का है। इन सिटू का तो टर्म आपको जब भी मिलता है तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले नेशनल पार्क इन सिटू है, जहाँ है वहीं की भी बाउंड्री की है। सेंचुरीज जितनी भी अभ्यारण्य है उसी में बाउंड्री की गई है, ये भी कैसा इन सिटू है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बड़े एरिया होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है तो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। ये भी कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, इन विट्रो प्रोटेक्शन कहलाते हैं। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों कैसे हैं, इन सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू की बात करते हैं तो बाहर की तरफ जितने भी चिड़ियाघर हैं, जू है, बोटनिकल गार्डन है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगह से लाई जाती है, एक जगह उगाई जाती है। इसके अलावा आपके जीन बैंक है, स्पर्म बैंक है, सीड बैंक है, कोई भी जर्म प्लाज्म बैंक है, कोई भी हो सकता है जहाँ बाहर से उठाकर एक जगह रखा जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 2 प्रकार का है, देखो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में अपन देखेंगे नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब जहाँ है वहीं तारबंदी है। एक्स सिटू में होता है कि बाहर की तरफ उसको रखा जाता है। यहाँ पर अपन देखेंगे इसका मेन जो है स्केड फॉरेस्ट, स्केड लेक, नदियाँ जो भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है। मैंने अभी बताया ना आपको, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सभी कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं और इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल होते हैं। और एक्स सिटू का मतलब बाहर से शिफ्ट किया गया है, तो बोटनिकल गार्डन हो जाएगा, जू हो जाएगा, हर्बेरिया, हर्बोरेटा है ना, आर्बोरेटा, और सीड बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, टिश्यू कल्चर है। ये सभी कैसे हैं, ये सभी एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। स्केड प्लांट है, होम गार्डन है, आपने घर पे गार्डन बनाया है, स्केड प्लांट है, कहीं से बाहर से लेके आए हो, टिश्यू कल्चर है, लैब में आप तैयार कर रहे हो, वो सभी कैसे हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिखे भी है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से ही है कि आपने उसको एक नया इन्वायरमेंट दिया है, नई जगह दी है और आप वहाँ उनको आर्टिफिशियली कल्चर कर रहे हो, आर्टिफिशियली आप उनको सर्वाइव करने की कोशिश करवा रहे हो। ऐसे थ्रेटेंड संकटग्रस्त एनिमल्स तथा प्लांट्स को उनकी नेचुरल हैबिटाट से निकालकर एक अन्य सुटेबल स्पेशियल आर्टिफिशियल या प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, ताकि उनकी रेख देख हो सके और प्रोटेक्ट कर सके, उनको विलुप्त होने से बचाकर उनकी संख्या पुनः बढ़ाई जा सके। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, बॉटनिकल पार्क आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएगी, मतलब वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क है वो आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वही है फॉरेस्ट वाला वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या आपने छोड़े हैं आर्टिफिशियल लाकर। कुछ अपन देखेंगे कुछ एनिमल जो वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं, उनको भी जूलॉजिकल पार्क में मेंटेन किया जा सकता है। कई स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म की है, एनिमल्स की हैं जो बाहर देखने को नहीं मिलती है नेचुरली, लेकिन आपको जू के अंदर वो देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा अन्य एग्जाम्पल है, जीन बैंक कैसा है, एक्स सिटू, जर्म प्लाज्म बैंक एक्स सिटू, सीड बैंक एक्स सिटू, ठीक है ना। अब संकटग्रस्त प्रजातियों के गेमिट को जीवित रखने व फर्टिलाइज स्थिति में रखने के लिए उनको वेरी लो टेम्परेचर, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से, क्रायो प्रिजर्वेशन कर स्टोरेज किया जाता है, जिसे लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर स्टोरेज किया जाता है किसी भी जर्म प्लाज्म को, कि उनके जीन है, उनके गेमिट्स, उनको रखा जाता है। और जब आपको लगे कि उनके गेमिट फ्यूज करवाकर अपन एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनकी, तो भी आप कर सकते हो। तो उनके गेमिट्स को अपन क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा ओवम बैंक होता है, एक स्पर्म बैंक होता है, कि आप हो सकते हो कि आपके जो स्पर्म है उनको आप कलेक्ट करके आप क्या करो, उनको सेव करवा के रख दो। हो सकता है आपके पास एक संतान हो और वो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाए, और हो सकता है नेचर में आपकी काउंटिंग जो स्पर्म की वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो ऐसी अगर कंडीशन भी आती है तो वो आपने जो स्पर्म बैंक में अपने स्पर्म जमा करवाए हैं वो वहाँ से निकलवा कर अपने फीमेल पार्ट की बॉडी में भी डलवा सकते हो, या फिर आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में भी प्रोड्यूस करवा सकते हो।
ताकि आपके बच्चे वापस से उत्पन्न हो सके। तो इसलिए अपने गेमेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, उसे कहते हैं अपन क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछा जाता है तो अपन कह सकते हैं -190 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अपन देखेंगे आवश्यकता होने पर इन गेमेट्स का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर संपूर्ण जीव या प्लांट बना लिया जाता है। इंपोर्टेंट प्लांट या एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के सीड को लॉन्ग टाइम तक या सीड बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है। सेम वही है, कोई भी सीड आप लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सीड बैंक में जमा करा दो। भारत में लगभग 150 सीड बैंक बन चुके हैं, ठीक है ना। भारत में कितने हैं अभी तक? 150 सीड बैंक हैं। इन सीटू कंजर्वेशन अगर अपन देखेंगे, ठीक है, अब इसके नाम से भी है इन सीटू। जहाँ कोई भी एरिया है, नेचुरल एरिया है, आपने उसी के चारों तरफ बाउंड्री कर दी है, तारबंदी कर दी है, प्रोटेक्शन कर दिया है उसे, तो इसे क्या कहेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे नेचुरल में। यहाँ पे अपन देखेंगे वन्य जीवों को उनके नेशनल हैबिटाट में प्रोटेक्शन कर दिया जाता है, जिससे उन जीवों की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, बनी रहती है। नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। नेशनल पार्क सबसे पहला, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे नेशनल पार्क वह क्षेत्र जिस पर भारत सरकार का संपूर्ण नियंत्रण रहता है तथा वन्य जीव के बेहतर के लिए उनका संरक्षण किया जाता है। इस एरिया में खेती, चारा, कल्टीवेशन, आवास विस्तार की आज्ञा या परमिशन नहीं होती है। ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे इसमें। वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क है जो भारत के 402.95 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है तथा देश के 1.35 भाग को कवर करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान का है। नवीनतम नेशनल पार्क 2021 में बना है वो कौन सा है? रेमोना नेशनल पार्क है, आसाम, 6 किलोमीटर का है। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघों की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, उत्तराखंड के नवीनतम जिले में, नैनीताल जिले में, ठीक है ना, नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट सबसे पहला बनाया गया था। देश में 1970 तक केवल 5 नेशनल पार्क थे और जून 2021 तक 106 नेशनल पार्क हो चुके हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है, जो बता चुका हूँ। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बॉटम आइसलैंड नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है। यहाँ पे अपन देखेंगे प्रथम मैराइन नेशनल पार्क गुल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये जरूर याद रख लेना। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये केबुल लेमजाऊ नेशनल पार्क जो है मणिपुर के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ इनका एरिया है और प्रत्येक स्पीसीज़ के लिए इनका कंजर्वेशन किया गया है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क है 1981 में किया गया था, और किसके लिए है, ठीक है ना, किस स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन करने के लिए इसको रखा गया था, तो यहाँ पर आप कर सकते हो स्नो लेपर्ड के लिए। ये एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नेशनल पार्क है और उनके सामने मैंने जितने भी नाम लिखे हैं, कई बार पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, कौन से नेशनल पार्क की एक विशेषता है, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर आप इनको देखना। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो विशेषता है उसकी। यहाँ पर अपन देखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर आप कहोगे ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर उपस्थित है, ठीक है ना। ये सभी आप इनको जो है देख लेना, इनको याद कर लेना भाई। जिम कॉर्बेट है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड है, गुजरात है, ये सभी नेशनल पार्क है और उनके अंदर किसके लिए विशेषता है वो सभी आपको चीज़, खासतौर से एलिफेंट है और टाइगर है, इनके लिए ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पे अपन देखेंगे सेंचुरी, ठीक है ना। सेंचुरी नेशनल पार्क से छोटे वाले पार्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसे अभ्यारण्य कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन किया जाता है। यह वे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध होता है। दूसरी गतिविधि जैसे वन्य उत्पादों, लकड़ी की कटाई, भूमि पर
मालिकाना हक, खुदाई आदि की अनुमति होती है। मतलब लोग कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं। देश में 567 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। देश की प्रथम सेंचुरी जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम के अंदर। राजस्थान में 37 अभ्यारण्य अभी फ़िलहाल है, मैंने 27 वहाँ पे लिखे थे लेकिन अब लगभग 37 के आसपास है। केलादेव पक्षी घनाभ्यारण्य जो है ये कौन सी स्पीसीज़ के लिए है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अजगर के लिए है, स्टॉर्क, हेरोन, सुपिन बिल, चीतल, गूंज, ये गूंज का भी आ चुका है टर्म, और साइबेरियन क्रेन का भी आ चुका है। ऐसे टर्म्स आते हैं कि ये किस अभ्यारण्य के लिए विशेष है, तो ये सभी एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे भाई। ये मैंने भी पढ़े थे, पूरे एक एक चीज़ों को रटे थे ये, और वो भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने इसमें लिखी है। तो ये चीज़ें देखो समझाने वाली चीज़ है नहीं, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से अभ्यारण्य के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन देखेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, देहरादून है। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का प्रारंभ 1971 में तथा भारत में 1986 में किया गया। ये ना MAB, मानव जैव मंडल कार्यक्रम, ये क्वेश्चन आ चुका है MAB का, ठीक है ना। 1971 वाला क्वेश्चन आ चुका है, और भारत में ये 1986 में लागू हुआ था। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो होर्नबिल है, ठीक है ना। और अगला कौन सा जगह सबसे बड़ा जो एरिया रिजर्व किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, और आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, बड़ा एरिया को कहते हैं अपन, है ना। जीवमंडल आरक्षित, ठीक है ना। नेचुरल तथा लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसे प्राकृतिक बायोम्स जितने भी जो होते हैं उन बायोम्स को प्रोटेक्ट कर देता है। बायोम्स विशेष बायोलॉजिकल कम्युनिटी को रिजर्व करता है। यह बहुउद्देश्य संरक्षित होता है, मतलब अलग अलग उद्देश्य से हो सकता है, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के रूप में नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब कई उद्देश्य होते हैं इसके। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, ठीक है ना। बाहर से अंदर की तरफ जाओ या अंदर से बाहर की तरफ आओ तो 3 जोन होते हैं। सबसे सेंटर वाला, सबसे अंदर वाला जो जोन होता है उसे कोर जोन कहते हैं। बीच वाला जो जोन होता है बाहर और अंदर के बीच का, उसे बफर जोन कहते हैं। सबसे बाहर यहाँ पे देखा ना बफर जोन है, और सबसे बाहर की तरफ अपन देखेंगे ट्रांसिशन जोन है, जो पब्लिक और प्रोटेक्टिव एरिया के बीच का होता है। मतलब पब्लिक वहाँ छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोर वाला सेंटर है वो वेरी प्रोटेक्टेड एरिया होता है। सेंटर वाला भाग जो होता है जहाँ किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं है, हाईली प्रोटेक्टेड होता है। बफर वाला जोन है, कुछ रिसर्च के लिए, कुछ स्टडी वर्क के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। यहाँ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति है। यहाँ से जोन कोर जोन के बाहर होता है, ये जोन जो होता है वो कोर जोन के बाहर होता है। ये मोस्टली रिसर्च तथा एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए अलाउ करते हैं। आप बाकी आप नहीं कर सकते, शिकार वगैरह नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। और सबसे बाहर का तरफ अपन देखेंगे, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति है। यह सबसे बाहर का एरिया होता है। इसमें आवास, खेती, फॉरेस्ट्री सभी की अनुमति दी जाती है। ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। भारत में सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्राकृतिक रक्षा के लिए जोर देता है, ठीक है ना। कई चीज़ों को अपन आज भी पीपल को, बरगद को, कई चीज़ों को, ऐसे तुलसी को या अपनी जो खेजड़ी होते हैं इनको पूजते हैं। तो इनका पूजने का धार्मिक जो आस्था है वो कहीं ना कहीं है कि अपन इनकी क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। यूनेस्को जुलाई 2021 के अनुसार विश्व में 714 बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग। 2023 के अनुसार 748 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो 134 देश में है, जिसमें से 23 ट्रांस बाउंड्री साइट भी शामिल है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको हर जगह डाला मैंने ये क्वेश्चन। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये भी देख लेना भाई, इसमें से है ना। नंदा देवी है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी आपको याद रखना है। नोकरेक है, मेघालय है, मानस है, आसाम है, दिब्रू और देइंग, सुंदरबन, ये सभी चीज़ें हैं। और आपकी इनकी उपस्थिति पता होनी चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है। तो 18 है ये। रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है। तो हाँ देखो, एक ये छोटी सी हाइपोथेसिस है, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, पोपर, है ना। स्टैनफोर्ड ने इकोलॉजिस्ट पॉल हेरलिक ने यह परिकल्पना दी, जिससे उन्होंने वायुयान को परितंत्र कहा। वायुयान जो है उसे क्या कहा, परितंत्र कहा। तथा वायुयान में लगे किल्क रिवर्ट की तुलना जातियों से की। अलग अलग जातियाँ वहाँ पर रह सकती है। उनके अनुसार वायुयान में लगे रिवेटरों, है ना, रिवेटों को उनके बैठे यात्री घर ले जाए तो वायुयान उड़ने योग्य नहीं रहेगा।
इस परिकल्पना में रिवेट ले जाने वाले को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों से विलुप्त होने के रूप में समझाया गया है कि जिस चीज़ के लिए अपन जिस चीज़ को जानते हैं वहीं से अगर आप वो स्पीसीज उठा के ले जाओगे दिल्ली, तो वो या फिर अपन कह सकते हैं इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है उनका बैलेंस ज़रूरी है वहाँ पर बना रहे। उनमें से किसी भी फैक्टर को आप प्रभावित करते हो, किसी को उठा के अपना उनका शोषण करने के लिए, उनको बेचने के लिए, उनको हंटिंग करने के लिए आप ले जाते हो, तो वहाँ पर वो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं ये जो है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे है 3 दिसंबर, 5 जून वाइल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे है, 2 दिसंबर नेशनल इन्वायरमेंट एंड नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन डे है, साइंस डे 28 फरवरी, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, 22 फरवरी अर्थ डे है, 7 जुलाई वन महोत्सव दिवस है, 11 जुलाई वन जनसंख्या दिवस है, 3 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे है, 4 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे है और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है लास्ट वाला, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को क्या कहते हैं अपन, वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से जानते हैं। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में 1872 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो रणथंबोर है, एशियाई जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर साइल है ना, ये आंध्र प्रदेश में है ना, साई सेलम। नंदन कानन जंतुआलय सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। ये कुछ विशेष टर्म्स जो मैंने लिखे हैं लास्ट के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा सा आप ही देख लेना। साइलेंट वैली जो केरला की है, ये है पाल घाट केरला में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है जो एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यहाँ जंगल में रात्रि में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। नेशनल पार्क नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई, तो 1988 को लागू की गई थी। अगला टॉपिक आ जाएगा रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में 8 कैटेगरी को रखा गया है, तो उनके पेज के कलर कौन से कैटेगरी है उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।